देखिए आजकल बड़ी चर्चा हो रही है व्हाट इज वेब 3, वर्ल्ड वाइड वेब 3 क्या है, ऑल अबाउट एन इजी एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स। न्यूज़ में था इसलिए कवर करना ज़रूरी था। देखते हैं कि आखिर ये वेब 3.0 है क्या, आसानी से समझेंगे ये है क्या। देखिए अभी जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 बात अभी चल रही है कि हम अब हो सकता है भविष्य में वेब 3.0 का यूज़ करें। तो हम पहले समझेंगे कि आखिर ये वेब है क्या। पहले तो ये जान लीजिए आसान शब्दों में ये है क्या। जो अब जिस इंटरनेट के अभी हम फेज़ में हैं वो है वेब 2.0। अगले फेज़ में हम जब जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे वेब 3.0। ये करंट न्यूज़ है। अब हम समझेंगे सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप बोलते हो वेब, आखिर ये है क्या, किस खेत की मछली है और क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए जब लोगों ने सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया इंटरनेट तो कैसे यूज़ होता था ये समझिए। देखिए हम लोग कैसे यूज़ करते थे कि कुछ स्पेशल वेबसाइट का या फिर वेब पेजेस का कलेक्शन होता था जो किसी सर्वर पर होता था। हम इंटरनेट के माध्यम से उस सर्वर के से जुड़ जाते थे और वहाँ पर जो भी वेबसाइट होती थी या जो भी वेब पेज होता था उसको पढ़ सकते थे। फिर से बोल रहा हूँ कि आखिर ये है क्या। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे वेब क्या है। तो वेब कुछ नहीं था, कुछ वेब पेजेस का और वेबसाइट का एक कलेक्शन था जो एक सर्वर पर होता था। हम इंटरनेट के माध्यम से उस सर्वर पर जुड़ते थे और जो भी वेब पेज या वेबसाइट्स होती थी उस पर जाकर पढ़ते थे या वीडियो देखते हैं या कुछ और करते हैं, ऑडियो सुनते हैं, इसी को बोलते हैं वेब। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये समझ ली कि वेब क्या होता है। वेब और कुछ नहीं होता है। वेब का मतलब सिर्फ इतना सा हो गया। फटाफट अगर वेब का मतलब समझ में आ गया हो तो फटाफट रिप्लाई कर दो। एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होगा, उस पर बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारा डेटा सेव होगा। हम इंटरनेट के माध्यम से उससे जुड़ेंगे और उस डेटा का यूज़ कर पाएंगे। अगर कुछ लिखा होगा उसको पढ़ेंगे, कोई ऑडियो होगी उसको सुनेंगे और कोई वीडियो होगी तो उसको देखेंगे। तो पहली चीज़ हो गई वेब। अब हमको समझना है वेब 1.0 है क्या। देखिए जब भी इंटरनेट प्रकाश में आया तो सबसे पहले आया वेब 1.0 या वर्ल्ड वाइड वेब 1। अब ये क्या है ये समझो। देखो सबसे पहले ये जान लो कि इसका इन्वेंशन हुआ था, इसकी खोज हुई थी वो 1989 में हुई थी। किसकी, लिख ही देता हूं थोड़ा सा। वेब 1.0 की जो खोज हुई थी वो 1989 में खोज हुई थी और ये आप देखोगे 4 साल तक चला था, यानी 1993 से मतलब फेमस हुआ था और 1999 तक चला था, यानी कुल मिलाकर 1989 में इसकी खोज हुई, 1993 में लोकप्रिय हुआ और 1999 में आकर ये खत्म हो गया। आप समझते हैं ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए जो मैंने अभी वेब की कथा बनाई कि एक सर्वर होगा, सर्वर पर कुछ डेटा होगा, वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स होंगी, वेब पेज होंगे, वो लगभग जो मैंने स्टोरी बताई है वो वेब 1.0 की है। जैसे समझिए मान लो जब वेब 1.0 का यानी 1999 के पहले का जो समय था वहाँ पर लोग क्या करते थे कि एक सेंट्रलाइज सर्वर पर अपने इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते थे और वहाँ के जो वेब पेजेस हैं या वहाँ की जो वेबसाइट्स हैं उस पर जो भी लिखा है उसको केवल केवल बोल रहा हूं ओनली पढ़ सकते थे। याद रखना जो भी सेंट्रलाइज सर्वर होता था उस पर जाकर जो भी वहां की वेबसाइट पर और वेब पेज पर लिखा होता था उसको केवल पढ़ सकते थे। याद रखना उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, उसमें हम लोग कुछ नहीं लिख सकते थे। हम लोग केवल सेंट्रलाइज सर्वर पर जाकर केवल एक काम करते थे कि वहां पर जो भी लिखा होता था उसको हम पढ़ सकते थे। और अगर हम भी चाहते कि हमको कुछ लिखने को मिले तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम अपना वेब पेज या वेबसाइट डेवलप करें, उसके लिए एक अलग चार्ज दें। ये था वेब 1.0। उम्मीद है आसानी से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब 1990 अगर आप देखोगे तो जब वेब 1.0 चल रहा था उसी समय वेब 2.0 भी लगभग आने लगा और 2004 के पास बहुत लोकप्रिय हो गया या 2004 से लगभग ये यूज होने लगा। अब देखो वेब 1.0 की समस्या क्या थी कि यहां पर हम
पढ़ तो सकते थे लेकिन अपना कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। इस समस्या का समाधान किया वेब 2.0 ने। यहाँ पर हम अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते थे, जो अभी भी है। अगर हम देखें तो वेब 2.0 अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, साथ ही साथ लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यही है वेब 2.0। वेब 1.0 की समस्या ये थी कि वहाँ पर हम पढ़ तो सकते थे लेकिन अपना कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यहाँ पर हम दूसरों के विचारों को भी पढ़ सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, लोगों से, दोस्तों से जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं उनसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको 2.0 भी समझ में आ गया होगा, फटाफट बताते रहिएगा। अब 2.0 की समस्या क्या है? समस्या क्या है कि जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने फेसबुक यूज़ किया या हमने यूट्यूब यूज़ किया, तो हम आप देखोगे कि हम अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम एक डेटा जनरेट कर रहे हैं, और जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो गई तो हमारे जो स्वामित्व है वो ख़त्म हो गया। अब वो स्पेशल प्लेटफॉर्म का स्वामित्व हो गया, यूट्यूब का ही स्वामित्व हो गया। इसी तरह जब हम फेसबुक पर कोई डेटा जनरेट करते हैं तो वो डेटा हम तो टाइप कर देते हैं, उसके बाद फेसबुक चाहे तो उसको रखे या अपना कोई नियम कानून लगाकर उसको हटा दे कि ये हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, हम इसको नहीं अपलोड कर सकते। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो अभी हम लोग वेब 2.0 के युग में जी रहे हैं, कि जो भी डेटा होता है वो किसी एक सेंट्रलाइज्ड फर्म के पास होता है, जैसे गूगल। हम जो भी डेटा यूज़ करते हैं वो सब जाकर गूगल के सर्वर में सेव हो जाता है, याद रखना। अब जब किसी एक कंपनी के सर्वर में जाकर वो सेव होगा तो समस्या क्या होती है, डाटा सिक्योरिटी की या डाटा के मिसयूज़ की या डेटा के प्राइवेसी की, कि हमारा डेटा जो हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी से चैटिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार की बात है, तो भविष्य में उसकी प्राइवेसी भंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो गूगल के पास जा रहा है, गूगल के सर्वर में सेव हो रहा है। तो ये समस्या है 2.0 की। अब जब 2.0 की समस्या आती है तो यहीं से बात होती है वेब 3.0 की। अब ये वेब 3.0 क्या है ये समझो। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो केवल गूगल के पास ही सेव हो रहा है। डेटा यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो है उनको जोड़ा जाएगा, जिससे जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, एक ही डेटा कई जगह पर सेव हो। उसी को बोला जाता है वेब 3.0। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो डेटा प्लेटफॉर्म है, जहां पर ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐप जहां पर डेटा जनरेट होता है, उसकी ओनरशिप हम सब के पास हो, यानी जो लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो सबका उस पर नियंत्रण हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा जो भी डेटा जनरेट किया जा रहा है वो केवल एक कंपनी के पास उपलब्ध हो। इससे समस्या डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी की आती है। तो वेब 3.0 का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है कि हम जो भी डेटा जनरेट करते हैं वो डेटा पर सबका नियंत्रण हो, या आप ऐसे समझो कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हों और वो किसी एक सर्वर पर या एक जगह पर न सेव हो बल्कि सभी जगह फैले, ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। या फिर आप ऐसे समझो कि प्लेटफॉर्म पर आपको भी शेयरिंग मिले। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।